नमस्कार दोस्तों, 17 सितंबर 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहला आर्टिकल जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, टू द ब्रिंक एंड बैक इन लद्दाख। पहला क्या मतलब, सारे आर्टिकल्स जितने मैं अभी बताने वाला हूँ वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बात यह है कि चाइना का जो रिसेंट एक्शन हुआ है लद्दाख में, इंडिया की उसके रिस्पॉन्स में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस समय पे जो कुछ भी हो रहा है इन दोनों चीज़ों के, इन दोनों पावर्स के बीच में, उसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच क्या हो सकती है इंडिया की तरफ से। कैसे इंडिया चाइना को पीछे की तरफ ढकेल सकता है, कैसे अगर दोनों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं तो कौन एडवांटेज पे रहेगा, कौन डिसएडवांटेज पे रहेगा। कैसे सर्दियों के समय पे इन इलाकों में ये जो क्लैश हो रही है दोनों फोर्सेस में, ये अनफोल्ड होने वाली है। इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे काफी सारी बातें बताई गई। इसको कारगिल वॉर से भी कंपेयर किया गया है, जो एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे। फिर आगे पैंडेमिक एंड अ फ्री प्रेस। यहां पे क्या बात की गई है, यहां पे बात की गई, यहां पे देखिए एक डायरेक्ट कोरिलेशन निकाला गया है एक अच्छी डेमोक्रेसी और फ्री मीडिया के बीच में। यह बताया गया कि देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, उसके लिए एक फ्री मीडिया होना जरूरी है। और यह फ्री मीडिया होना क्यों जरूरी है, यह खासकर कोविड-19 के पैंडेमिक ने और ज्यादा क्लियर करके बता दिया है। कहीं ना कहीं ये आर्टिकल इस समय पे जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट इल्जाम लगा रहा है कि ये लोग जर्नलिस्ट की आवाज को दबाते हैं, जिसके चलते जर्नलिस्ट रियल में क्या हो रहा है सोसाइटी में वो सामने वाले को बता नहीं पाते हैं। और ये जो ऑथर है वो रूलिंग गवर्नमेंट को और बाकी पॉलिटिकल क्लास को ये हिदायत दे रहे हैं कि देखिए, मीडिया को फ्री रखिए। अगर आप मीडिया को दबाओगे तो प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं होगी, और प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं होगी तो लोगों के सामने ओरिजिनल फैक्ट्स नहीं जाएंगे, और ओरिजिनल फैक्ट्स को आप दबा के कुछ खास कर नहीं पाओगे। ये सब बातें बताएगी यहाँ पे, इसको देखेंगे। फिर एक आर्टिकल है बियॉन्ड द बैरियर्स ऑफ डिसेबिलिटी। यूनाइटेड नेशंस की बात की गई है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस को बने हुए 75 साल हो गए। अब यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं ऑथर, एरिक फॉल्ट है इसके ऑथर। एरिक ऑथर ने यह बोला है कि दुनिया भर में लगभग 1 बिलियन डिसेबल्ड पर्सन है। ओवरऑल ग्लोबल पॉपुलेशन की बात की जाए तो उसका 15% डिसेबल्ड है। तो जो डिसेबल्ड है वो दुनिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, और उन माइनॉरिटीज को उनके हक नहीं मिल रहे हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स पूरी दुनिया के हिसाब से और कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स इंडिया के हिसाब से इस आर्टिकल में दिए गए हैं, जिनको आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करिएगा, किसी एग्जाम में कोट करने में काम आएंगे। फिर अगला आर्टिकल, नेशनलिज्म एंड द क्राइसिस ऑफ फेडरलिज्म। देखिए, डीपली साइकोलॉजिकल आर्टिकल है। यहाँ पे सीधे सीधे कुछ भी नहीं बताया गया। यहाँ पे 3 तरीके के नेशनलिज्म की बात की है ऑथर ने, राजीव भार्गव जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। 3 टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म बोला है, और ये 3 तरीके का नेशनलिज्म आजादी के समय से हमको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आजादी से पहले ही हमको देखने को मिलने लगा था। कैसे इन 3 तरीके के नेशनलिज्म को इस समय पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं, कैसे चीजें अनफोल्ड हुई हैं। प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी अटैक है। इनफैक्ट जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय पे कांग्रेस पार्टी पावर में आई थी, उसके अगेंस्ट भी अटैक किया है। तो एक ओवरऑल व्यू पॉइंट दिया, और ये व्यू पॉइंट काफी साइकोलॉजिकल है। सीधे सीधे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो एडिटोरियल पढ़ते हैं ना, इस तरीके के आर्टिकल्स को देख के वो घूम से जाते हैं, बोलते हैं कि यार ये क्या लिख रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन लोगों के लिए मैं आपको इस आर्टिकल का बेसिक जिस्ट बताऊंगा, ताकि आपकी जो समझने की पावर है वो बढ़ सके। मेरा काम यह है कि मैं आपकी, कहते हैं ना, कि वैल्यू एडिशन कर सकूं, आपकी जो इंक्विजिटिव थॉट है उसको डेवलप कर सकूं। ये आर्टिकल निक्स टू द चाइनीज स्ट्रॉन्गमैन इमेज, यहां पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। बहुत अच्छा आर्टिकल है, बड़ा आर्टिकल है। कोशिश करूंगा इस पे एक अलग वीडियो बना के आज ही डाल दूं। नेक्स्ट आर्टिकल, स्टॉप प्रेस। देखिए, रिसेंटली बहुत सारे ऐसे एलिगेशन सुनने में आ रहे हैं जहां पे प्रेस रिपोर्टिंग पे, मीडिया रिपोर्टिंग पे कोर्ट बैन लगा रही है। अभी देखिए, एग्जीक्यूटिव तो मीडिया रिपोर्टिंग पे उतना बैन लगा नहीं सकता है। अगर लगाएगा तो लोग गरियाएंगे, गालियां देंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को। तो होता क्या है कि कोर्ट बैन लगा देता है। अभी कोर्ट की जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनकी इज्जत है, लोग इन ऑर्गेनाइजेशंस की इज्जत करते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर प्रेस रिपोर्टिंग पे बैन आता है तो वो बैन जस्टिफिएबल होना चाहिए। अभी कुछ ऐसी चीजों पे बैन लगाया गया जो जस्टिफिएबल नहीं है, जिनके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। इसको देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, अब्राहम अकॉर्ड्स। वैसे तो ये मतलब ये जो प्रॉपर न्यूज है ये अलग आर्टिकल डिजर्व करती है, बट फिलहाल के लिए यहां जो चीजें लिखी वो मैं आपको बताऊंगा। वेस्ट एशिया में एक नया ऑर्डर बन के आ रहा है। नए ऑर्डर में आपको पता ही है, इजराइल, यूएई और बहरीन के साथ मिलकर एक पैक्ट साइन हुआ है वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस में, जहां पे ट्रंप रहते हैं। इस पैक्ट को बोला गया है अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड की यहां पे बात की गई है, इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स की बात की है, और एंड में
इस आर्टिकल को खत्म इस पॉइंट पे किया गया है कि कोई भी डील पैलेस्टीनियन इशू को सॉल्व करने के अलावा सक्सेसफुल, मतलब जब तक आप पैलेस्टीनियन इशू को सॉल्व नहीं करोगे तब तक कोई भी डील सक्सेसफुल होने वाली है नहीं यहां पे। क्योंकि अगर सुन्नी रूल्ड अरब स्टेट्स इजराइल की साइड हो भी जाते हैं तो भी कुछ ऐसी कंट्रीज निकल आएंगी जो पैलेस्टीनियन इशू को सपोर्ट करेंगी, जैसे ईरान, जैसे टर्की, जैसे पाकिस्तान। तो इन सब चीजों के बारे में यहां पे कुछ पॉइंट्स बोले गए, इन पॉइंट्स को देखेंगे। तो इतने आर्टिकल हैं, लमसम 6 आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आर्टिकल निकल के आता है नेशनलिज्म एंड द क्राइसिस ऑफ फेडरलिज्म। देखिए रिसेंटली बहुत सी न्यूज आ रही है। न्यूज क्या आ रही है कि देखिए जो जीएसटी कंपनसेशन होता है सरकार, वो सरकार स्टेट्स को नहीं दे रही, सरकार बोल रही है कि आप लोन ले लो। बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जो फेडरलिज्म के सिद्धांत को तोड़ रही हैं। कहीं ना कहीं वो नेशनलिज्म की तरफ लोगों को भटका के फेडरलिज्म के सिद्धांत को तोड़ना चाहती हैं। अब भार्गव साहब ने यहाँ पे 3 तरीके के नेशनलिज्म की बात की है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी इस तरीके के आर्टिकल्स में लिखा हुआ होता है उसको अपना पर्सपेक्टिव मत बनाइएगा। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, आप पढ़िए, चीजों को समझने की अपने अंदर काबिलियत लाइए और अपने रैशनलिस्ट माइंड से सोचिए। तो पहला नेशनलिज्म यहाँ पे कौन बता रहा है? राजीव भार्गव जी। राजीव भार्गव जी पहला नेशनलिज्म तो ये बता रहे हैं कि देखिए जब हमारा देश आजाद होने वाला था तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस बने, जैसे कि मुस्लिम लीग बनी, हिंदू महासभा बनी। दोनों कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस थे। एक धर्म के आधार पे समाज को तोड़ना चाहता था, दूसरा भी धर्म के आधार पर तोड़ना चाहता था। तो हिंदू महासभा सिर्फ हिंदू की बात करता था, मुस्लिम लीग मुस्लिम्स के लिए अलग नेशन बनाने की बात करता था। अभी तो देश टूट गया, देश टूट के पाकिस्तान अलग हो गया, वो मुस्लिम लीग का हो गया, तो वो एक अलग देश हो गया, तो उसको साइड हटा दो, इंडिया बचा। तो इंडिया में आप देखोगे हिंदू महासभा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस थे और ये रेडिकल हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस थे। धर्म की बात करते थे और ये बोलते थे कि इंडिया केवल हिंदूज का है, मुस्लिम्स का नहीं है। तो ये एक प्रकार का नेशनलिज्म निकला आजादी के समय पे। उसके बाद अच्छा हाँ, इस नेशनलिज्म में, हिंदू महासभा वाले नेशनलिज्म में केवल रिलीजन के आधार पर सेग्रीगेट नहीं किया है। इन्होंने बोला कि भाई हिंदू जो कोर इनका बेस क्या था, जो नॉर्थ इंडिया में जो हिंदू हर्टलैंड था वो इनका बेस था। तो तमिल इलाके, पंजाबी इलाके भी इनकी जो रीच है उससे बाहर हो गए। फिर जो दूसरे तरह का नेशनलिज्म निकल के आया, अब यहां पे कुछ मुझे थोड़ा सा फ्लॉड लग रही ऑथर की रीजनिंग। दूसरे तरह का नेशनलिज्म क्या निकल के आया कि भैया कांग्रेस पार्टी बनी, दिग्गज थे महात्मा गांधी जैसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जैसे। उन्होंने जो देश बनाया उस देश में एथनो रिलीजियस बेसिस पे उन्होंने प्राइमर फेसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, कॉमन सोर्स बनाया, ठीक है ना, नेशनलिज्म की भावना को इंपॉर्टेंस दी, सेक्युलरिज्म को लेके आए। लेकिन यहां पे ऑथर बोल रहा है कि कांग्रेस सरकार ने भी जिस तरीके के देश को बनाया उसमें भी कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक और मुस्लिम जो माइनॉरिटीज हैं उनको साइड कर दिया गया। ये यहां पे ऑथर बोलने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। हिंदू महासभा वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है ऑथर का, क्योंकि वो तो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन ये जो दूसरा स्टेटमेंट है कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने देश बनाया, देश बनाने के बाद सारे रिलीजन्स को यूनाइट किया, आप समझिए ये इंडिपेंडेंस के समय की बात कर रहा हूं मैं, अभी के इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था उस समय पे जो कांग्रेस पार्टी थी और आज पे जो कांग्रेस पार्टी है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय की कांग्रेस पार्टी को यह पता था कि देश को धर्म के आधार पर नहीं तोड़ना है, यूनाइटेड रखना है। लेकिन कहीं ना कहीं राजीव भार्गव जी ये बोल रहे हैं कि उस समय पे भी जिस तरीके का देश बनाया कांग्रेस पार्टी में, उसमें भी जो वुल्नरेबल सेक्शंस थे, मार्जिनलाइज सेक्शंस थे, उनको साइड में रखा गया, जिसमें आपकी रिलीजियस माइनॉरिटीज भी थी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी थी। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट में मुझे ये लगा जो तीसरे तरीके का नेशनलिज्म बता रहे हैं यहाँ पे राजीव भार्गव जी। तीसरे तरीके का नेशनलिज्म राजीव भार्गव जी ये बता रहे हैं कि देखिए देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग कल्चर था, उन कल्चर्स में अलग अलग तरीके की कम्युनिटीज थी। वो कम्युनिटीज अपने कल्चर के हिसाब से अपनी जगहों पर रह रही थी, उनके अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स थे, लीगल इंस्टीट्यूट्स थे। अब देश आजाद हुआ, पहले तो ये रीजनल कल्चर्स थे, अब ये देश के हिस्से बन गए। देश के हिस्से बनने के बाद इन कल्चर्स ने ये डिसाइड किया कि हाँ भाई हम देश के हिस्से बने रहेंगे, हम देश के हिस्से बन के अपना डेवलपमेंट करेंगे। और देश के हिस्से बनने के बाद इन्होंने अपने राइट्स की डिमांड करी और सेंटर ने इनको राइट्स की मतलब इजाजत नहीं दी। मतलब इन्होंने किस तरीके के राइट्स की डिमांड की कि हमको अपनी लैंग्वेज दो। यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि देखिए ये जो अलग अलग इलाके हैं, ये जो पूरा इंडिया है, इसमें जो अलग अलग जगहों पे इलाके बन रहे हैं, इन इलाकों के अपने अलग कल्चर थे, अपनी अलग पहचान थी।
अपनी अलग कल्चर और अपनी अलग पहचान के हिसाब से इन्होंने सेंटर से डिमांड की। सेंटर ने इनकी डिमांड को पूरा नहीं किया, जबकि ये इलाके तो अपनी मर्जी के साथ इंडिया में शामिल हुए थे, आगे भी ये इंडिया में अपनी मर्जी के साथ रहे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा दोस्तों कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे एक यूनिटरी टेंडेंसी ना लेके आती तो सेक्शनिस्ट टेंडेंसी को आने में समय नहीं लगता है। किसी एक पर्टिकुलर इलाके में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल को ढीला कर देती है तो उसके जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल ट्रेडिशंस हैं वो एक समय के बाद इतने ज्यादा डोमिनेंट हो जाएंगे कि वो बोलेंगे कि हम अलग। और ये ट्रेंड है जो कि पूरी दुनिया में देखा गया, ये इंडिया की बात नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी की जरूरत होती है। तो बहरहाल यहां पे बात की जा रही है कोलेसेंट नेशनलिज्म की। कोलेसेंट नेशनलिज्म क्या बोलता है कि सेंट्रल और स्टेट एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करेंगे। स्टेट के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनका सेंटर ध्यान रखेगा और सेंटर की बातों का भी स्टेट ध्यान रखेगा। इसको बोला जाता है कोलेसेंट नेशनलिज्म। ऑथर ये बोल रहा है कि जो इनिशियल लीडरशिप आई वो इस कोलिशन नेशनलिज्म को सपोर्ट नहीं करना चाहती थी। कैसे इसको जस्टिफाई किया जा रहा है आपको पता है, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को बनने पे एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला, बहुत सारी कमिटीज बनाई गई और बहुत सारी कमिटीज ने ये रिकमेंडेशन दी कि नहीं भाई, अगर आपको स्टेट्स बांटने हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बांटोगे, ना कि लैंग्वेज के हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी देश रिलीजन के नाम पे बट चुका है, तो लैंग्वेज के नाम पे हम देशों को और नहीं बांट सकते। लेकिन एंड में सेंट्रल गवर्नमेंट को गिवन करना पड़ा और लैंग्वेज के नाम पे स्टेट्स बने। और एक बात तो देखिए सच है कि लैंग्वेज के नाम पे स्टेट्स बनने के बावजूद हमारे देश में जो नेशनलिज्म की भावना है वो कम नहीं हुई। हमारे देश में नेशनलिज्म उतना ही बड़ा रहा, उतना ही आगे रहा, वो कम नहीं हुआ। लेकिन ऑथर का ये बोल देना कि भाई आप कंप्लीट फेडरलिज्म दो, ऑथर यहां पे क्या कह रहा है कि आप कुछ इस तरीके का फेडरलिज्म दो जैसे यूएसए में। अभी यूएस में क्या है दोस्तों कि 13 अलग अलग एंटिटीज साथ में आई और उन्होंने विलिंगली मिलके एक देश बनाया। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में तो जबरदस्ती मिला जुला के किसी तरीके से पूरा इंडिया बना दिया गया। अब यहां पे किसी भी तरीके की सेक्शनिस्ट टेंडेंसी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जैसे ही मौका मिलता रीजनल कल्चर को अपने आप को अलग करने के लिए बोल देते, क्योंकि शुरुआत में तो नेशनलिज्म था नहीं ना, नेशनलिज्म तो धीरे धीरे डेवलप हुआ इंडिया में। फिर ऑथर ये कह रहे हैं कि ये जो कोलिसेंट नेशनलिज्म की भावना है ये हिंदू नेशनलिज्म की वजह से कम हुई। अभी हिस्ट्री में वापस आके हम लोग मॉडर्न टाइम्स में आ गए। मॉडर्न टाइम्स में क्या हो रहा है कि अभी भी पूरी तरीके नेशनलिज्म इंडिया में डेवलप नहीं हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर लो, वो काफी हद तक मेनलैंड से कटा हुआ। कश्मीर की बात कर लीजिए, कश्मीर में 35 को हटा दिया 5 अगस्त 2019 को। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो हिस्से हैं वो देश के नेशनलिज्म से कटे हुए हैं, तो इनमें ट्रस्ट को डीपन करने की जरूरत है। तो आर्टिकल इनडायरेक्टली यहां पे जो 35 को हटाना है उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। फिर बोल रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में आज भी हिंदू नेशनलिज्म है जो कि कॉलेसेंट नेशनलिज्म के अगेंस्ट है। अब ये ऑथर के व्यू पॉइंट्स है, जरूरी नहीं है कि ये सबके व्यू पॉइंट्स हो। जो व्यू पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिया। अगले आर्टिकल पे चलते हैं जो कि है स्टॉप प्रेस। कोर्ट्स मस्ट अवॉइड ओमनीबस ऑर्डर्स अगेंस्ट पब्लिकेशन विदाउट एक्चुअल रिस्क ऑफ प्रेजुडाइज। यहां पे बोल रहा है कि तब तक मीडिया के जो भी कवरिंग है उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए जब तक सच में मीडिया के चलते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना हो रही हो, कुछ ना कुछ जस्टिस में रोड़ा ना आ रहा हो। यहां पे क्या बोला जा रहा है, blanket gag order against the media is often fraught with serious consequences for both free speech and citizens right to receive information। कहने का मतलब यह है कि अगर आप मीडिया के ऊपर एक ब्लैंकेट ऑर्डर लगा दोगे, ब्लैंकेट बैन लगा दोगे, तो पहली बात तो फ्री स्पीच वायलेट होती है, दूसरी बात सिटीजन्स राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन वायलेट होता है। तो रिसेंटली देखा गया है कि अलग अलग कोर्ट्स ने मीडिया की रिपोर्टिंग के ऊपर थोड़ा बहुत बैन लगाया, थोड़ा बहुत रोका है। तो यहां पे रिस्ट्रेन, मीडिया फ्रीडम और राइट ऑफ पीपल हैविंग इन्वेस्टिगेशन टू अ फेयर ट्रायल, राइट ऑफ पीपल फेसिंग इन्वेस्टिगेशन टू अ फेयर ट्रायल, इन सब चीजों के ऊपर सवाल उठता है। सवाल किस तरीके से उठता है दोस्तों, रिसेंटली क्या हुआ है कि आंध्र प्रदेश में जो पहले एक एडवोकेट जनरल थे, तो उन एडवोकेट जनरल के ऊपर एक एफआईआर फाइल की है आंध्र प्रदेश की पुलिस ने। तो आंध्र प्रदेश की पुलिस ने एक पुराने एडवोकेट जनरल के ऊपर एफआईआर फाइल की। अभी इस एडवोकेट जनरल ने जो पुरानी आंध्र प्रदेश की सरकार थी उसके अंदर सर्व किया है। तो यहां पे पॉलिटिकल वेंडेटा की बात हो रही। आपको पता है ये स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती हैं। तो बोला ये जा रहा है कि आंध्र प्रदेश की जो करंट रूलिंग पार्टी है उसकी जो पुरानी रूलिंग पार्टी थी
उसके साथ कुछ बवाल चल रहे हैं। उन बवाल के चलते एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो पुराने थे उनके अगेंस्ट एफआईआर फाइल कर दी गई है। तो ओपनली इन एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट ने यह बोला है कि भाई देखिए, मेरे खिलाफ जो कुछ भी किया जा रहा है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये जो लड़ाई है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के लेवल की है और मुझे इसमें जबरदस्ती खींचा जा रहा है। अभी इस केस में मीडिया एकदम सत्ते में आ गई। सोशल मीडिया पे इनफैक्ट जो लोग, ये देखिए लोकली बहुत बड़ा इशू होता है। हो सकता है कि नेशनल न्यूज़पेपर्स में आप लोग इतना न्यूज ना पढ़ रहे हो, जो लोग आंध्र प्रदेश के नहीं है बाहर रहते हो उनके लिए ये न्यूज़ें उतनी ज्यादा ना हो कॉमन, लेकिन आंध्र प्रदेश में ऐसी न्यूज वाइल्ड फायर्स की तरह फैलती हैं क्योंकि वहां का डोमेस्टिक इशू है। तो डोमेस्टिक इशू से ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे जब हाई कोर्ट में केस गया तो हाई कोर्ट ने क्या बोला कि भैया इसकी आप रिपीटिंग मीडिया में मत करो। तो आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने एक बैन लगा दिया मीडिया के ऊपर, बोला कि इस केस की रिपोर्टिंग मीडिया में नहीं होगी, ना ही सोशल मीडिया में होगी। अभी आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के इस डिसीजन की कड़ी निंदा की जा रही है। आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट के सामने एक सवाल यह पूछा जा रहा है कि भैया इस चीज की रिपोर्टिंग करने से प्रॉब्लम क्या है? क्या नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान है? क्या किसी की प्राइवेसी को नुकसान है? क्या किसी का डेफेमेशन हो रहा है? क्या कुछ ऐसा हो रहा है? क्या फेयर ट्रायल में कोई रोक टोक हो रही है? नहीं हो रही है। साफ साफ बात यह है कि एडवोकेट जनरल साहब जो कि पहले के हैं वो साफ साफ ये बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा लाया जा रहा है। तो अगर इनके खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा लाया जा रहा है तो मीडिया के तो हक बनता है ना कि एक रिपोर्टिंग हो प्रॉपर, क्योंकि जब मीडिया की रिपोर्टिंग होगी तब लोगों को अलग अलग पक्ष के व्यू पॉइंट पता चलेंगे। अभी के लिए अगर आप मीडिया की रिपोर्टिंग बंद कर दोगे तो स्टेट गवर्नमेंट को आप ज्यादा ताकत दे दोगे और एडवोकेट जनरल का विलिफिकेशन हो सकता है यहाँ पे। तो इस तरीके की बातें करी जा रही हैं इधर पे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जजमेंट को भी फाइल किया गया। अभी तो यहाँ पे देखिए वही चीज लिखी हुई है, व्हेन पॉलिटिकल वेंडेटा इज अलेज्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द डे, दैट टू बाय समवन हु हैज सर्व्ड अ प्रीवियस रिजाइम एज अ लॉ ऑफिसर, द नीड फॉर मीडिया कवरेज एंड पब्लिक स्क्रूटनी इज ऑल द गेटर। यही मैंने आपको बताया। फिर आगे देखा जाए तो दो शायद स्लाइड्स रिपीट हो गई। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मैं लिख देता हूं, मैंने शायद इसको इंक्लूड नहीं किया। सहारा वर्सेस सेबी केस ऑफ 2012। ये भाई आपका आर्टिकल में लिखा हुआ है, हिंदू में लिखा हुआ, आप जाके खुद भी देख सकते हो। तो सहारा वर्सेस सेबी 2012 में क्या बोला गया कि द कोर्ट कैन ग्रांट प्रिवेंटिव रिलीफ ऑन अ बैलेंसिंग ऑफ द राइट टू फ्री ट्रायल एंड अ फ्री प्रेस। However, it favored such temporary restraint on publication only in cases of real and substantial risk of prejudice to the administration of justice or a free trial। यानी सहारा वर्सेस सेबी 2012 केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो मीडिया रिपोर्टिंग पे बैन लगा सकती है, रोक लगा सकती है, लेकिन वो रोक सिर्फ इसलिए होनी चाहिए कि भाई फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होना चाहिए, किसी भी तरीके का प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए। अभी के लिए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो बैन लगाया है उससे साफ साफ प्रेजुडाइज दिख रहा है। इस तरीके का अगर आप बैन लगा दोगे तो स्टेट गवर्नमेंट को एक अपर हैंड मिलता है और जो आपके एडवोकेट जनरल हैं वो ऑब्वियसली डिसएडवांटेज पे आ जाएंगे, क्योंकि उनकी बात सुनने को कोई होगा नहीं। अभी के लिए वो मीडिया में जो रिपोर्ट्स दे सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं, वो बंद हो जाएंगे। तो इस केस में ये जो आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टिंग के ऊपर बैन लगाया है ये गलत है। और सबसे खास बात इसकी यह है कि जिस दिन आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने इस केस में मीडिया रिपोर्टिंग के ऊपर बैन लगाया, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये जो सुदर्शन चैनल पे बिंदास बोल का प्रोग्राम आ रहा है ना, इसको बंद करिए, क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी को विलीफाई कर रहा है। तो यहां पे बताया जा रहा है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सही चीज कर रही है कि प्रोपोगेशन ऑफ हेट को रोक रही है, और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट क्या बोल रही है कि भाई जो मीडिया की प्रॉपर रिपोर्टिंग है उसको बैन कर। दोनों तरफ मीडिया है, अभी सुदर्शन चैनल भी मीडिया है, ठीक है ना, और यहां पे जो मतलब इस न्यूज की कवरेज हो रही है आंध्र प्रदेश में, ये भी मीडिया है। तो एक तरफ जब मीडिया को रोका गया तो वो सही रोका गया, कोई देश का सेक्युलरिज्म का सिद्धांत बचा होना चाहिए, किसी कम्युनिटी का विलिफिकेशन नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का टेंस माहौल नहीं होना चाहिए, तो वो तो चीज सही हुई। बट यहां पे आंध्र प्रदेश में जो चीज गलत हो रही है, आप गलत कर रहे हो, आप इसकी रिपोर्टिंग को क्यों रोक रहे हैं, इसकी रिपोर्टिंग करने से नुकसान क्या है, इस बारे में बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। मतलब आंध्र प्रदेश में ये जो पुराने एडवोकेट जनरल हैं, इनको जो अरेस्ट करने का एफआईआर फाइल हुई है इनके अगेंस्ट में, इसकी रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम क्या है, कहां से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रुक रहा है, इसके ऊपर बहुत सी आवाजें उठाई जा रही हैं। फिर यह भी बोला जा रहा है कि रिसेंटली कर्नाटका में ऐसे बहुत से केसेस देखे गए हैं जहां पे मीडिया हाउसेस के अगेंस्ट कोर्ट ने समन इशू किए कि नहीं भाई ये इस चीज में रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, ये इस चीज में रिपोर्टिंग नहीं हो सकते। तो ये चीज गलत है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसलिए भी गलत है कि राइट टू इंफॉर्मेशन को रोकता है ये लोगों की, दूसरा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी ये रोकता है। फिर बात करते हैं न्यू ऑर्डर इन वेस्ट एशिया।
अकॉर्ड्स बिटवीन अरब स्टेट्स एंड इजराइल कांट ब्रिंग पीस विदाउट सॉल्विंग द पैलेस्टीनियन इशू। सबसे पहले तो भैया वेस्ट एशिया का मैप देखो, बहुत ज्यादा जरूरी है ये आपको दिख रहा है वेस्ट एशिया का मैप। ये पूरा का पूरा मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? इजराइल बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन को लेके, तो न्यूज में है। बीरत में ब्लास्ट हुए हैं लेबनान में, तो न्यूज में। सीरिया तो न्यूज में रहता ही है, सिविल वॉर। इधर जॉर्डन है। अभी ये स्ट्रेट कौन सी है? बाब अल मंदब, जो कि रेड सी को आपका स्ट्रेट ऑफ, ये क्या बोलते हैं इसको, गल्फ ऑफ एडन से जोड़ती है। सॉरी, ये गल्फ ऑफ एडन है, ये है आपका रेड सी। तो इसको जोड़ने वाली स्ट्रेट कौन सी है? बाब अल मंदाब। ये कौन सी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि पर्शियन गल्फ को स्ट्रेट ऑफ ओमान से जोड़ती है। तो ये छोटे मोटे पॉइंट्स तो देखिए आपकी जबान पर रटे होने चाहिए। सीधे सीधे यहां कौन न्यूज में आ रहा है? एक तो इसराइल न्यूज में आ रहा है, दूसरा यूएई न्यूज में आ रहा है, तीसरा यहां पे बहरीन न्यूज में आ रहा है। अब हम लोग आते हैं अब्राहम अकॉर्ड्स पे। ये अब्राहम अकॉर्ड्स रिसेंटली साइन हुए। कहां पे साइन हुए हैं ये? तो भैया ये व्हाइट हाउस में साइन हुए। किसने ब्रोकर कराए हैं? यूएसए ने ब्रोकर कराए हैं। किसके किसके बीच में हुए हैं? एक तरफ यूएई और बहरीन है, दूसरी तरफ इजराइल है। साफ साफ मतलब यह है कि दिस इज अ न्यू बिगिनिंग इन द रिलेशंस बिटवीन सुन्नी रूल्ड गल्फ किंगडम्स एंड जूइश स्टेट। सुन्नी रूल गल्फ किंगडम्स अब इस जूइश स्टेट के ज्यादा करीब आ गया है, चूंकि शिया रूल ईरान के अगेंस्ट एक ग्रुप सा बनता नजर आ रहा है। तो ये जो सुन्नी रूल गल्फ किंगडम्स हैं, यूएई, बहरीन और सऊदी अरेबिया, हालांकि सऊदी अरेबिया इस ग्रुपिंग में नहीं था, बट सऊदी अरेबिया का बैक एंड सपोर्ट है, ये साफ साफ पता चल रहा है। तो भैया अब नॉर्मलाइज हो जाएंगे टाइज इजराइल के साथ, किसके? यूएई के, बहरीन के। इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिक्योरिटी अरेंजमेंट होगा। कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में और अरब कंट्रीज इसको ज्वाइन करेंगी। फिर यह भी बोला जा रहा है कि इस एग्रीमेंट को सऊदी अरेबिया की बैकिंग है। सऊदी अरेबिया इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अरब पावर। अरब वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया सबसे स्ट्रांग पावर है, और सऊदी अरेबिया यूएई और बहरीन का काफी अच्छा दोस्त है। तो ऑब्वियस सी बात है, यूएई और बहरीन ने अगर इसराइल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, खासकर बहरीन ने, तो कहीं ना कहीं बैक एंड में सऊदी अरेबिया का सपोर्ट होगा। यहां पे सऊदी अरेबिया के जो रूलर है सलमान बिन अब्दुल अजीज, इनको ऑक्टोजेनरियन कहा गया है। इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो जिसकी उम्र 80 से 90 साल के बीच की हो। रियाद यानी कि सऊदी अरेबिया ने यूएई और इजराइल के बीच में उड़ने वाली फ्लाइट्स के लिए अपने एयर स्पेस को खोल दिया है। आप यहां पे देख सकते हो इस मैप में, अगर फ्लाइट को इजराइल से, ठीक है, ये रहा इजराइल, यहां पे इजराइल से जाना है आपका यूएई, तो सऊदी अरेबिया का एयर स्पेस है। पहले ये एयर स्पेस बंद था, अभी ये एयर स्पेस ओपन हो चुका है, तो इससे जा सकते हैं प्लेन्स यहां पे। तो कुल मिला के इस ओवरऑल रीजन की जो जियो पॉलिटिक्स है वो बदलती नजर आ रही है। इससे पहले जो पीस ट्रीटी हुई थी इसराइल की अरब कंट्रीज में, वो हुई थी 1994 जॉर्डन इसराइल पीस ट्रीटी। उससे पहले लगभग 79 में हुई थी इजिप्ट के साथ, बस वो पीस ट्रीटीज थी। वहां पे इसराइल को एज एन ऑफिशियल कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, लेकिन अब यहां पे इसराइल को एज एन कंट्री रिकॉग्नाइज कर रही है यूएई और बहरीन। कहीं ना कहीं ये जो रिश्ते हैं ये पहले से ही बहुत अच्छे हो रहे थे, इनको बस फॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। यूएस के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो भैया देखिए, उनके लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है ये, क्योंकि ईरान के फ्रंट पे यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो फेल हो चुके हैं। नॉर्थ कोरिया के फ्रंट पे ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं है। 50 दिन में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इस एग्रीमेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है द न्यू डॉन ऑफ अ न्यू मिडिल ईस्ट। क्यों बोला है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इससे डोनाल्ड ट्रंप की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है वो सुधरती है यहाँ पे। ओके, लेकिन बात यह है कि इन सारे एग्रीमेंट्स के बीच में जो अरब पीस इनिशिएटिव है, और खासकर ये जो पैलेस्टीन का क्वेश्चन है, ये पैलेस्टीन का क्वेश्चन बेकार हो गया। 2002 का जो अरब पीस इनिशिएटिव था, वहां पे पैलेस्टीनियन मूवमेंट को काफी इंपॉर्टेंस दी गई थी। अभी के लिए पैलेस्टीनियन मूवमेंट को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, किसके द्वारा? अरब स्टेट्स के द्वारा। लेकिन टर्की जैसे देश, ईरान जैसे देश, ये अपनी फॉरेन पॉलिसी को एग्रेसिव कर रहे हैं, और इस फॉरेन पॉलिसी में डेफिनेटली पैलेस्टीन एक एंड की तरह निकल के सामने आएगा। तो ऑथर यहां पे सम अप बस यही कह के कह रहा है कि देखिए, भले ही आप इस तरीके के एग्रीमेंट्स इस रीजन में साइन कर लीजिए, लेकिन तब भी एक पीसफुल जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट तब तक नहीं मिलेगा जब तक पैलेस्टीन का इशू सॉल्व नहीं हो जाता। क्योंकि भले ही ये जो अरब स्टेट्स हैं ये इजराइल की साइड आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके बीच में एक रिफ्ट सा होता नजर आ रहा है। अरब स्टेट्स एक तरफ नजर आ रहे हैं जो कि सुन्नी रूल्ड किंगडम से, और दूसरी तरफ आपका शिया रूल्ड ईरान आ रहा है। ओके, तो ईरान के अगेंस्ट एक ग्रुपिंग्स ही बना रहे हैं ये लोग। और ऑब्वियस सी बात है, यहां पे एक नेचुरल आउटकम निकलता है कि ईरान पैलेस्टीनियन कॉज को शायद अब ज्यादा एग्रेसिवली असर्ट करे। क्या होगा वो तो समय ही बताएगा। आगे बात करते हैं। टू द ब्रिंक एंड बैक इन लद्दाख।
भाई यहाँ पे लद्दाख की बात हो रही है। हुआ ये कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिले मॉस्को में, वहां पे कुछ बातचीत हुई। अभी बातचीत क्या हुई सामने निकल के आई नहीं, लेकिन उसके बाद ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल छपा और उसमें लिखा कि चाइना अपने देश के लोगों को साथ कह रहा है कि वॉर विद नेबर्स के लिए तैयार रहिए। अभी नेबर में इंडिया का नाम नहीं लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉल है कि हो सकता है कि वॉर हो जाए। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि जयशंकर साहब ने साफ साफ बोल दिया होगा इंडिया स्टैंड उस मीटिंग में कि अगर आप पीछे नहीं हटेंगे तो वॉर हो सकता है। तो इसलिए हो सकता है इस तरीके की कुछ तैयारी वगैरह हो रही हो। अब यहां पे बीजिंग की हिस्टोरिकल स्टैंड को समझने की कोशिश की जा रही है। माओ जेडोंग के समय से ही जो चाइना की स्ट्रैटेजी रही है वो है 5 फिंगर स्ट्रैटेजी। मतलब वो अरुणाचल प्रदेश को अपना एक फिंगर मानते हैं, जिसको साउदर्न तिब्बत बोलते हैं, भूटान को एक फिंगर मानते हैं, सिक्किम को एक फिंगर मानते हैं, नेपाल को फिंगर मानते हैं, लद्दाख को फिंगर मानते हैं, और वो ये सब चाइना का पार्ट मानते हैं। कहीं ना कहीं वो इस पे कब्जा करना चाहते हैं। अभी इसके कब्जा करने के चक्कर में पूरे के पूरे साउथ एशिया को डिस्टेबलाइज कर रहा है कौन? चाइना, ऐसा बोला जा रहा है। ओके, खास बात दोस्तों ये है कि चाइना ने लद्दाख के अंदर घुसने की कोशिश की। शायद चाइना ने इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडियन फोर्सेस इस तरीके से रिटेलिएट करेंगी, इंडियन गवर्नमेंट इस तरीके से रिटेलिएट करेगी। तो शुरुआत में तो पीएलए अंदर घुस आई, ठीक है, धोखाधड़ी से अंदर घुस के आगे उसने जगह हथिया ली। लेकिन बाद में जब इंडिया का काउंटर अटैक आया जून 15 को, जब गलवान क्लैशेस हुए, ठीक है ना, इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए, तो उन्होंने घुसा घुसा के मारा चाइनीज सोल्जर्स को भी। उसके बाद पैंगोंग सो के साउदर्न बैंक पे काला टॉप की पहाड़ियों में चढ़ के बैठ गए, नॉर्दर्न बैंक पे भी कुछ स्ट्रेटेजिक पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया इंडियन फोर्सेस ने। तो जब इस तरीके का बैक ट्रैक आया तो पीएलए थोड़ा सा परेशान सी हो गए। उनको ये शायद एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरीके का बैक ट्रैकिंग, मतलब इस तरीके का पुश बैक इंडिया की तरफ से आ सकता है। अभी इस तरीके का पुश बैक इंडिया की तरफ से आया है और इसके बाद चाइना आगे बढ़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बहुत जबरदस्त लड़ाई सी होती नजर आ रही है। अब बात है यहाँ पे विंटर की। ये सारी चीजें जो हो रही है ना, ये गर्मियों में हो रही हैं। अभी महीना चल रहा है सितंबर का। धीरे धीरे लद्दाख के इलाके में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो कंडीशंस है ना, खतरनाक होती जाएंगी। ये जो पैंगोंग सो के आसपास का जो इलाका है ना, ये -40 -50 डिग्री सेंटीग्रेड आराम से पहुंचेगा। अभी उस इलाके में पहाड़ियों पे सोल्जर्स को स्टेशन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। फिर यहाँ पे अटैक की भी बात हो रही है। इस समय पे पीएलए के लिए कहा जा रहा है कि फंस चुका है वो। अगर पैंगोंग सो की इंडियन पोजीशंस पे चाइना अटैक करता है तो वहां पे वो एक डिसएडवांटेज में होगा। कारगिल युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि कारगिल की ऊंचाइयों पे पाकिस्तान की फोर्सेस चढ़ के बैठ गई थी और इंडियन फोर्सेस को नीचे से जाना था, तो इंडियन फोर्सेस को हैवी लॉसेस हुए थे क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस हाइट पे थी। चाइना इस समय पे वही केस हो जाएगा। चाइना अगर साउदर्न बैंक ऑफ जो आपका पैंगोंग सो है और नॉर्दर्न बैंक ऑफ जो पैंगोंग सो है, वहां पे प्रेजेंट इंडियन कंडीशंस के अगेंस्ट अगर ढाबा बोलता है, तो जैसे कारगिल में इंडियन सोल्जर्स को नुकसान हुआ था वैसे चाइनीज सोल्जर्स को भी नुकसान हो सकता है। तो क्या पीएलए इतना बड़ा नुकसान उठाने के लिए तैयार है? फर्स्ट चीज ये पूछी गई है। दूसरी बात, ऑथर यहां पे ये कह रहे हैं कि चाइना पूरी तरीके से बैक एंड से जितना दबा सकता है, जितना डरा सकता है, जितना प्रोपोगंडा फैला सकता है इंडिया के अगेंस्ट, वो उतना प्रोपोगंडा फैला चुका है। अभी के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि अगर लड़ाई होगी तो एक लिमिटेड स्केल पे होगी, स्मॉल स्केल वॉर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऑथर ये बोल रहा है कि देखिए स्मॉल स्केल वॉर के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस तैयार हैं। हो सकता है कि अगर वॉर हो तो चाइना एक मेजर स्केल वॉरफेयर करे। खास बात दोस्तों ये है कि यहां पे इंडिया हर तरफ से चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। इंडियन नेवी की जो मैरीटाइम प्रोसेसिंग है वो एग्रेसिव हो रही है, वो ज्वाइंट पेट्रोल कर रहे हैं यूएसए के साथ। फिर एग्रेसिव पीएलए नेवी को इंडियन ओशन में काउंटर करने की बातचीत करी जा रही है। हो सकता है कल की डेट में साउथ चाइना सी में भी इंडिया के जो नेवल वेसल्स हैं वो घूमते हुए नजर आए। तो बहुत सी चीजें यहां होती सी नजर आ रही हैं। अब बात यह है कि पीएलए के सामने ऑप्शन क्या बचा है। पीएलए अंदर तो घुस आया है। अब अगर पीएलए यहां से बैक ट्रैक करता है तो दिस विल बी अ मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर इंडिया और इट विल बी अ बिग एम्बेरसमेंट फॉर चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट एंड पीएलए। अभी जी जिनपिंग के अगेंस्ट डोमेस्टिक प्रेशर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है चाइना में। तो इस समय पे पीएलए जहां तक अंदर घुस आया है, वहां से अगर बैक ट्रैक करता है तो चाइना में जी जिनपिंग की बहुत मट्टी पलीत होगी, पीएलए को बहुत गालियां पड़ेंगी। तो यहां पे अब एक प्रॉपर रिस्पांस ढूंढना पड़ेगा चाइना को। खास बात दोस्तों ये है कि एक फेस सेविंग अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी इंडिया को। किसको? पीपल लिबरेशन आर्मी।
यानी कि चाइना यहां से बैक ट्रैक करने वाला नहीं है। अगर बैक ट्रैक करेगा तो डोमेस्टिकली उसकी बहुत बेइज्जती होगी। तो अब इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हाईएस्ट लेवल पे बहुत जबरदस्त लेवल की पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, मिलिट्री मैन्यूवरिंग और डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग लगेगी। यहां पे हो सकता है प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और प्रेसिडेंट मोदी को सामने बैठ के आके कोई स्वैप डील करनी पड़े। स्वैप डील मतलब इतना इलाका आपका, बाकी ये इलाका हमारा, ताकि दोनों तरफ की गवर्नमेंट्स अपने अपने देश के लोगों को बता सकें कि देखिए हमने एक मिलिट्री एग्रीमेंट कर लिया है, हमने अपनी देश की टेरिटरी को बचा लिया है। कुछ इस तरीके की स्वैप डील जाओ इनलाइन ने भी 1959 में प्रपोज की थी और डेन जाओपिंग ने भी 1990s में भी प्रपोज की थी। जब तक इस तरीके की कोई चीज सामने निकल के नहीं आती है, तब तक करंट में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है वो सॉल्व होता तो नजर आ नहीं रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या चीज निकल के आती, क्या नहीं निकल के आती, वो तो अब समय ही बताएगा। ये एक व्यू पॉइंट था। व्यू पॉइंट किसका था, तो भाई अर्जुन सुब्रमण्यम जी हैं, ये रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल है इंडियन एयरफोर्स के। ठीक है, और इनकी एक किताब भी आने वाली है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 टू 2020। आप चाहो तो किताब को खरीद के पढ़ना भी। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है पैंडेमिक एंड अ फ्री ये प्रेस। यहां पे बात की गई है कि पैंडेमिक के दौरान हमारी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक फ्री प्रेस की जरूरत है। इसके बारे में यहां पे कुछ व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं ऑथर। इंडिया मस्ट रिटर्न टू इट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज टू टैकल कोविड-19 आउटब्रेक इफेक्टिवली। देखिए, इंडिया अपने आप पे बहुत प्राउड है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। हम कोविड-19 फैलाने वाली सबसे बड़ी कंट्री बन चुके हैं। 90,000 के इन्फेक्शन हैं, 5 मिलियन से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, बस यूएसए से पीछे हैं। अब डेमोक्रेसी की बात आए तो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी कीमत क्या होती है, सबसे बेसिक पॉइंट क्या होता है कि इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी। जो लोग हैं उस डेमोक्रेसी की, उनको सब कुछ पता हो कि देश में हो क्या रहा है, जिसके बेसिस पे वो एक्शंस ले सके और अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कर सके। इंडिया में कहीं ना कहीं इस डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा है, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं। ऑथर का ये बोलना है कि रिसेंटली जर्नलिस्ट के खरे अगेंस्ट वायलेंट अटैक्स देखने को मिले, बहुत सारे जर्नलिस्ट का मर्डर भी हुआ है। 2016 में एक रिपोर्ट छपी थी डेंजरस परस्यूट्स। हालांकि इस रिपोर्ट को अपने नोट में कोट मत करिए, क्योंकि ये रिपोर्ट छपी है कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं ऑथर जो कि इस आर्टिकल को लिख रहे हैं, जिनका नाम है जोएल साइमन। ओके, जोएल साइमन इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। तो इस कमेटी ने डेंजरस परस्यूट्स नाम की 2016 में एक रिपोर्ट निकाली थी। इस रिपोर्ट में लिखा था कि वो जर्नलिस्ट जो कि गवर्नमेंट करप्शन को इंक्वायर करते हैं, उनको मर्डर कर दिया जाता है, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, उनका लीगल प्रोसिक्यूशन होता है, कुछ भी उनके खिलाफ होता नहीं है। यहां पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है आसिफ सुल्तान का। ये एक मंथली छापते थे कश्मीर नैरेटर, इनको 31 अगस्त 2018 को उठा के जेल में डाल दिया गया, तब से ये जेल में है। फिर बात की जा रही है कि जब से कोविड-19 का आउटब्रेक आया है, तब से जर्नलिस्ट के अगेंस्ट ये ट्रेंड ज्यादा देखने को मिला है। जर्नलिस्ट को अटैक होते हैं, हैरेसमेंट होता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, साफ साफ ये आर्टिकल में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, तो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से क्या बोला कि भाई देखिए, जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के हिसाब से फॉल्स या इनएक्यूरेट है उसको छपने से रोकिए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। ये तो बिल्कुल अंग्रेजों जैसा हो गया ना, कि गवर्नमेंट को जो लग रहा है कि गलत है आप उसको बैन कर दो, ये नहीं हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मानने से तो मना कर दिया गवर्नमेंट की बात, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई मीडिया से बोला कि आप कोविड-19 की रिपोर्टिंग कर रहे हो और कोविड-19 की अगर आप फिगर्स की रिपोर्टिंग कर रहे हो तो एक प्रॉपर डाटाबेस के हिसाब से करो, और प्रॉपर डाटाबेस इस समय पे सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। तो हैफर्ड वे से कहीं पे भी कोई सर्वे करा के आप कोविड-19 की फिगर्स मत छापो, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला उस टाइम पे। अभी गवर्नमेंट डाटा में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स और कमियां निकाली जा रही हैं, वो मैं अलग अलग आर्टिकल्स में रेगुलरली आपके साथ डिस्कस करता ही रहता हूं। तो बात यह है कि गवर्नमेंट का एम क्या है। गवर्नमेंट सामने सामने बोलती है कि भाई मिस इंफॉर्मेशन मत फैलाओ, गलत जर्नलिज्म मत करो, ये बात गवर्नमेंट की बिल्कुल सही है, लेकिन बात यह है कि आप प्रेस की फ्रीडम को भी मत रोकिए, ऐसा बोल रहे हैं यहां पे ऑथर। चूंकि अगर आप प्रेस की फ्रीडम को रोक दोगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मौका मिल जाएगा गलत रिपोर्टिंग करने का। अभी गलत रिपोर्टिंग होगी तो कोविड-19 कितना फैल रहा है ये नहीं पता चलेगा लोगों को, इंडियन इकोनॉमी पे किस हद तक डैमेज हो सकता है ये नहीं पता चलेगा लोगों को। फिर आप देखिए को ये लॉकडाउन के दौरान जब हजारों और लाखों की तादाद में माइग्रेंट्स घर जाने लगे, वहां पे भी रिपोर्टिंग को ब्लॉक किया गया। बाद में जर्नलिस्ट की रिपोर्टिंग की वजह से लोगों को पता चला कि लोग इतनी परेशानियों में घर जा रहे हैं, नहीं तो उनकी परेशानी लोगों को पता ही नहीं चलती। तो बात यह है कि भाई यहां पे जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको कोविड-19 के आउटब्रेक को कुछ इस तरीके से टैकल करना है कि लोगों को वो परसुएट करें।
एविडेंस दें, आर्ग्यूमेंट्स दें, ना कि उनको सीधे सीधे सेंसर कर दें। गवर्नमेंट के ऊपर सीधे सीधे ऑथर यहां पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट दबाती है प्रेस को, ठीक है ना, रियल फिगर सामने नहीं आने देती है, क्योंकि रियल फिगर अगर सामने आ जाएगा तो उनकी पोल खुल जाएगी। तो कुछ इस तरीके की बातें यहां पे करी जा रही हैं। डिबेट होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, परसुएशन होना चाहिए, ब्लैंक सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, रॉ सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। ये बात यहां पे बोल रहे हैं ऑथर। फिर भाई ओवरऑल डेमोक्रेसी वर्सेस ऑथोरिटेरियनिज्म के भी कंपैरिजन किया जा रहा है। अभी चाइना की सेंसरशिप की बात करिए। कोविड 19 के समय जब चाइना में फैलना शुरू हुआ, वुहान में शुरू हुआ, आज की डेट में लाइफ वुहान में वापस बैक टू नॉर्मल हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं चाइना अपने अथॉरिटेरियन मॉडल को पूरी दुनिया में प्रमोट करता है कि देखिए हमारा मॉडल ऑफ गवर्नेंस बेस्ट है, कैसे हमने कोविड 19 को कंट्रोल करके बंद कर दिया, आप लोग अभी भी परेशानी में घूम रहे हो। जबकि ये बात कुछ हद तक सही भी है। आप यूएस देख लो, ब्राजील देख लो, इंडिया देख लो, डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, कितना ज्यादा परेशान है कोविड 19 वजह से। वहीं पे चाइना देखो, चाइना में उन्होंने कोविड 19 केसेस को दबा दिया। अभी केसेस को दबाने के लिए उन्होंने कितने लोगों को मार दिया, क्या कर दिया, ये किसी को भी नहीं पता। ओके, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के मॉडल को सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी यह है कि कोविड 19 को डेमोक्रेसी के मॉडल से हराया जाए, जिसमें एक मेजर रोल प्ले करेगा प्रेस। तो प्रेस को मत रोकिए, सिविल लिबर्टीज को मत रोकिए, स्टेट सर्वेलेंस एंड कंट्रोल आप इतना ज्यादा मत करिए कि लोगों के राइट्स और प्रेस के राइट्स दब जाएं। बस यहीं पे ऑथर खत्म कर रहा है, यही आर्टिकल में ऑथर बोल रहा है। फिर भैया बात करते हैं बियॉन्ड द बैरियर्स ऑफ डिसेबिलिटी। यहां पे बात हो रही है उन लोगों की जो डिसेबल्ड हैं और डिसेबिलिटी की वजह से वो दुनिया भर में उनके साथ अलग अलग तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सब चीजों की बात हो रही है। शुरुआत यहां पे क्या हो रही है, स्टिग्मा एसोसिएटेड विद डिसेबिलिटी और यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस को बने हुए बीत चुके हैं 75 साल, और 75 साल में यूनाइटेड नेशंस का काम क्या है कि भाई दुनिया भर में जो लोग हैं उनके राइट्स को बचाया जाए, वुमेन और मेन को इक्वल राइट्स दिए जाए, ह्यूमंस की डिग्निटी को बचाया जाए। तो ये सब आपके एम्स थे यूनाइटेड नेशंस के। यूनाइटेड नेशंस का एक और नेम था कि जो लीग ऑफ नेशंस बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसका जो फेल्योर था वो यूनाइटेड नेशंस में ना आए, तो यूनाइटेड नेशंस किसी भी पोटेंशियल वॉर को आगे रोक सके। कभी यहां पे एक सिंगर है स्टीवी वंडर, उनको कोट किया गया, ये ब्लाइंड सिंगर हैं, तो ये अक्सर कर अपने गानों में और अपनी राइटिंग्स में डिसेबल्ड लोगों की प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करती हैं। अब बात आती है डिसेबिलिटी की, और जिसे डिसेबिलिटी की बात आती है तो यहां पे कुछ स्टैटिस्टिक्स निकल के आते हैं। बोला यह जा रहा है कि बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, लगभग 100 करोड़ लोग वर्ल्ड वाइड डिसेबिलिटी से इंपैक्टेड हैं और उसके साथ एसोसिएटेड स्टिग्मा से एक्सपेक्टेड हैं। तो अगर आपको डिसेबिलिटी है तो ऑब्वियस सी बात है आपके साथ थोड़ा बहुत तो डिस्क्रिमिनेशन हो ही जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 15% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज सम और द अदर फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी। तो डिसेबल्ड पर्सन इज द लार्जेस्ट ग्लोबल माइनॉरिटी, ठीक है। उसके बाद इन डिसेबल्ड लोगों के साथ कंटिन्यूअस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। इनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, एम्प्लॉयमेंट हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। जब इनको ये चीज नहीं मिलती हैं तो एक बहुत बड़ा रिजर्वायर ऑफ अनटैप्ड रिसोर्सेज अनटच्ड रह जाता है। ये जो डिसेबल्ड पर्संस हैं कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ बहुत जबरदस्त पावर होती है, कुछ बहुत जबरदस्त रिसोर्स होता है। इस रिसोर्स को आप पूरी तरीके से एक्सक्लूड कर देते हो जब आप इनको मार्जिनलाइज करते हो। यह बात यहां पे बोली गई है। फिर द स्टैग्मा, यहां पे देखिए, द स्टिग्मा अटैच्ड टू द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कंपाउंडेड बाय लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर राइट्स मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर देम टू अटेन देयर वैल्यूड फंक्शनिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन डिसेबिलिटीज के पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, स्टिग्मा हुआ। अभी इसके चलते इनके राइट्स तो गए ही गए, साथ साथ इनका जो पोटेंशियल है वो भी मीट नहीं हो पाया। तो यहां पे अमर्त्य सेन क्या बोलते हैं, कैपेबिलिटीज डीम्ड एसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर को बनाने में अमर सेन का बहुत बड़ा हाथ है, और अमर सेन ने इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में कुछ बेसिक पॉइंट्स बनाए जो कि किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। वो जो बेसिक पॉइंट्स है, वो जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, वो नॉर्मल केस में तो लोगों को अवेलेबल हो जाती हैं, बट डिसेबल्ड लोगों से छीन ली जाती हैं। और इस डिसेबिलिटी में वुमेन्स और गर्ल्स सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। यानी अगर ऐसी कोई वुमेन है या ऐसी कोई गर्ल है जो डिसेबिलिटी है, उसको तो बहुत ही ज्यादा मार्जिनलाइज किया जाएगा, उसके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस हो सकते हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो जाता है। इस तरीके की जो गर्ल्स हैं उनको घर पे एक लायबिलिटी समझा जाता है, हालांकि एक डिसेबल्ड मैन को भी लायबिलिटी समझा जाता है, लेकिन प्रॉब्लम वुमेन और गर्ल्स के साथ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। फिर दुनिया भर में जो 1 बिलियन डिसेबल्ड पर्सन हैं उसमें से लमसम 80% डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं।
यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक डाटा निकल के आता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के 2011 सेंसस से एक रिपोर्ट निकाली। उन्होंने बोला कि 73.6% ऑफ द पर्सन्स लिविंग विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया आर आउटसाइड द लेबर फोर्स। यानी कि अगर 100% लोग हैं डिसेबल्ड इंडिया में, तो उसमें से 73.6% लेबर फोर्स के बाहर हैं। मतलब दे आर नॉट इवन अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के उसमें है ही नहीं। फॉर्मल क्या, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, वो लेबर फोर्स में ही नहीं है। फिर जिनको मेंटल डिसेबिलिटी है उनको पागल समझा जाता है। जिन वुमेन्स को डिसेबिलिटीज है और वो डिसेबल्ड जो रूरल इलाकों में रहते हैं, उनको सबसे ज्यादा निग्लेक्ट किया जाता है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे दोस्तों इस आर्टिकल में दे रखे हैं। खास बात यहां पे एक और बात बताएगी कि कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते इन डिसेबल्ड पर्संस को और ज्यादा इग्नोर किया जाने लगा है। ये एक और बहुत मेजर चीज है। पहले तो इनके खिलाफ था ही डिस्क्रिमिनेशन। इनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कोविड-19 आने के बाद और ज्यादा बढ़ गया। कैसे? जिन बच्चों को डिसेबिलिटी है वो घर बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन नहीं कर सकते। अगर उनको आंख से देखने की प्रॉब्लम है, तो जो ऑनलाइन सिस्टम्स अवेलेबल हैं वो अभी डिसेबल्ड फ्रेंडली है नहीं इंडिया में। इंडिया में तो ऑनलाइन सिस्टम ही पूरे नहीं है। तो रूरल इलाके में जो गरीब है, जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जहां बिजली नहीं आती, वहीं पे नहीं पहुंच रही पढ़ाई। और कहीं पे गलती से पहुंच भी जाए, वहां कोई डिसेबल्ड है वो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो नेचुरली रिस्ट्रिक्टेड है उससे। और उसके लिए कहते हैं ना कि एक डिसेबल्ड पर्सन के लिए स्पेसिफिकली कुछ गैजेट्स बनाए जाते हैं, उस तरीके की चीजें भी इंडिया में अभी नहीं हुई। तो भाई डिसेबल्ड पर्संस की पढ़ाई बहुत स्पेसिफिकली अफेक्ट हुई है कोविड-19 के क्राइसिस में। फिर भाई ये बोला गया कि यूनेस्को 2019 की स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट है ना जो इंडिया की, उसने बोला है कि भैया अगर आपको इंडिया में इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना है तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और उसको प्रमोट करने के लिए अलग अलग फैमिलीज में, अलग अलग रीजन्स में, देश के अलग अलग रीजन, उन अलग अलग रीजन के भी सब रीजन, वहां के कल्चर और वहां के फैमिलीज के कॉम्प्लेक्स सिनारियो को आपको समझना पड़ेगा अगर वहां पे एजुकेशन को समझाना है। आप वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच को यहां पे लागू नहीं कर सकते। खासकर इंडिया के कंटेक्स्ट में तो बिल्कुल भी लागू नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं है कि देश में सरकार ने कुछ भी नहीं किया है डिसेबिलिटीज को काउंटर करने के लिए, बहुत कुछ किया है, लेकिन बहुत कुछ और करने की जरूरत है। अगर एजेंडा 2030 को मीट करना है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 4, जहां पे ये बोला गया है कि क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड, अगर उसको पूरा करना है तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ और करने की जरूरत है। और बहुत कुछ और करने के लिए यूनेस्को की 2019 की स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया की जितने भी फाइंडिंग्स हैं उनको बहुत प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जो कि ये बोलता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में कल्चरल डाइवर्सिटी के हिसाब से एजुकेशन को इन्फिल्ट्रेट करना पड़ेगा, तभी लोग पढ़ पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कहे गए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई इस आर्टिकल में। फिर कुछ और ऐसे मतलब डिसेबल्ड लोग हैं, उनके एग्जांपल्स दिए गए, जैसे कि इंडियन पैरा एथलीट है दीपा मलिक। अभी दीपा मलिक जी ने अपनी जिंदगी में चीजें अचीव करी हैं और साथ साथ वो सोशल फील्ड में भी बहुत एक्टिव हैं। वो लगातार डिसेबल्ड की प्रॉब्लम्स को दुनिया को बताती रहती हैं और ये बताती हैं कि हमारे यहाँ पे जो यूथ्स हैं जिनको डिसेबिलिटीज हैं उनके अंदर बहुत सा पोटेंशियल है। आप ईरा सिंघल का एग्जाम्पल ले सकते हो, डिसेबल्ड होने के बावजूद भी उन्होंने यूपीएससी को क्रॉक किया। तो कहीं ना कहीं इन डिसेबल्ड के अगेंस्ट जो इनइक्वालिटी है उसको कम करना है, इक्वालिटी को लेके आना है, ताकि फुल रेंज ऑफ ह्यूमन राइट्स इनको दिया जा सके और इनके पोटेंशियल को टैप करके देश को भी आगे बढ़ाया जा सके। तो ये था पूरा एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। गुड बाय।